हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए दो महत्वपूर्ण कहानी का सारांश लेकर आए हैं। पहला है पंचलाइट कहानी, दूसरा है बहादुर कहानी। और ये दो कहानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप सब इसको जरूर तैयार कीजिएगा। और आप सभी को आज के इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सबको रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक ना। और मेरे भाई, क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है वहां पे कहा जाता है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। तो आपको किस तरीके से लिखना होगा, कितने शब्दों में लगभग लिखना होगा, जिससे पूरे नंबर मिल सके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। देखिएगा मेरे भाई, हम सबसे पहले पंचलाइट कहानी पर चर्चा करते हैं कि उसका सारांश किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए, आप सब एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सारांश और उद्देश्य में अंतर होता है। सारांश का मतलब होता है पूरी कहानी को यहाँ पे छाप दीजिए, लेकिन उद्देश्य का मतलब होता है कि आखिर किसके लिए कहानी लिखा गया है और इस कहानी के माध्यम से लोगों को क्या बताया जा रहा है, उसको उद्देश्य में लिखा जाता है, ठीक ना। लेकिन सारांश में मेरे भाई आप सबको क्या करना होगा, कहानी को ही छाप देना रहता है। तो देखिएगा मेरे भाई, इस कहानी को रटना नहीं होगा बल्कि समझना होगा, और आप सबको समझना किस तरीके से है उसका ट्रिक भी अभी बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे मेरे भाई पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे कि पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। अभी जो पंचलाइट कहानी लिखा गया है ना, वो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, और ग्रामीण जीवन अर्थात गांव में किस तरीके के लोग रहते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। और आप सबको ध्यान यहाँ पे रखना है कि जो पंचलाइट कहानी लिखा गया है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, क्योंकि बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी कौन सा है, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि पंचलाइट कहानी है, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, पंचलाइट का अर्थ पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन होता है। अब ये जो पंचलाइट है जिस पर कहानी लिखा गया है, उसका अर्थ क्या होता है उसको भी तो समझना जरूरी है। तो मेरे भाई, पंचलाइट का अर्थ पेट्रोमैक्स होता है या फिर गैस की लालटेन भी कहा जाता है। जैसे आजकल क्या हो गया मेरे भाई, जमाना बदल गया है, एक बटन दबाने से पूरे कमरे में उजाला हो जा रहा है, क्योंकि तरह तरह बल्ब का आविष्कार कर दिया गया है, ठीक ना। लेकिन पहले जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ करता था, बहुत कम बल्ब हुआ करते थे, तो उस समय मेरे भाई गैस की लालटेन का प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, अब वो सब जमाना चला गया। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, गोधन को सिनेमा का गाना गाने पर गांव की पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। अभी जो कहानी लिखा गया है ना, इसमें नायक की बात करें तो मेरे भाई गोधन को कहा जा सकता है, ठीक ना, क्योंकि इसी पर आधारित एक कहानी लिखा गया है। ये जो गोधन है ये मेरे भाई एक गांव का लड़का है, और उस सिनेमा का गाना, अब सिनेमा का गाना क्या होता है, तो इसे एक तरीके से अश्लील गाना कह सकते हैं, ठीक ना। अब वहां पे जो गांव के रहने वाले लोग थे, उन लोगों को लगा कि ये गाना गलत है, अश्लील तरीके से है, तो वहां पे क्या किए, गांव की पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, अर्थात उसका खाना पीना बंद कर दिया, गांव में रहने से मना कर दिया गया, एक दूसरे से बात करने से मना कर दिया गया। इस तरीके से दंड दिया गया किसको, गोधन लड़के को, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिनेमा का गाना गाया था, हम कह सकते हैं कि वो अश्लील गाना था, ठीक ना। और गांव की पंचायत क्या होता है, तो मेरे भाई जहां पर गांव के लोग एकत्रित होते हैं और गांव में एक मुखिया होता है, वहां पे जो काम किया जाता है, जो बातें किए जाते हैं, उसी को गांव का पंचायत कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे है, गोधन को निकटवर्ती महतो टोली के लोग बाजार से पंचलाइट लाए, लेकिन उनमें से कोई भी इसे जलाना नहीं जानता है। अब देखिएगा काम मेरे भाई आगे बढ़ रहा है। जो गोधन के निकटवर्ती महतो टोली के लोग हैं, जैसे हम सब जिस गांव में रहते हैं, उस गांव के बगल का जो गांव रहता है उसे छोटा टोला, बड़ा टोला, इस तरीके से नामांकन कर देते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जो गोधन लड़का है ना, जिसको मेरे भाई दंडित कर दिए हैं सिनेमा का गाना गाने पर, उसके निकटवर्ती अर्थात नजदीकी कोई एक टोला था जिससे महतो टोला नाम दिया गया है, ठीक ना। वहां के लोग बाजार गए और बाजार से पंचलाइट लाए, और पंचलाइट का अर्थ आप सबको बताएं गैस की लालटेन होता है, ठीक ना। गैस की लालटेन लाए, लेकिन उनमें से कोई जलाना नहीं जानता है। भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या आ गया कि हम सब बाजार से गए और लालटेन खरीद कर ले आए, लेकिन इनमें से कोई जलाना नहीं जानता है। अब क्या होगा, तो देखिएगा, तो केवल गोधन को ही जलाना आता है। किसी के द्वारा पता चला कि गोधन को जलाना आता है, ठीक ना। तब गुलरी काकी ने मुनरी से कही, और मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचायत के सरकार को बताया। अब यहाँ पे सरकार भी कह सकते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं। अब सरकार का मतलब ये नहीं होगा कि मुख्यमंत्री
मंत्री और प्रधानमंत्री वाला पद, मेरे भाई गांव में भी एक प्रधान चुने जाते हैं, एक मुखिया चुने जाते हैं, तो गांव का सरकार कहा जा सकता है उनको, ठीक ना। तो आप यहाँ पे सरकार भी लिख सकते हैं, मुखिया भी यहाँ पे नामांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया आप सबको कि किसी के द्वारा पता चला कि गोधन को जलाना आता है, तब गुलेरी काकी, जो महतो टोली के रहने वाली एक औरत है जिसका नाम है गुलेरी काकी, उन्होंने अपनी बेटी मुनरी से कही, और मुनरी अपने सहेली के माध्यम से किसको बताया, पंचायत के सरकार को या फिर मुखिया को बताया, ठीक ना। और क्या उसमें कहे होंगे, यही कहे होंगे कि भाई साहब हम सब पंचलाइट खरीद के लाए, लेकिन इनमें से कोई जलाना नहीं जानता है, गोधन को जलाना आता है, उसे किसी तरीके से बुलवाइए, ठीक ना। अब मेरे भाई यहाँ पे लोग दंडित इसलिए गोधन को किए थे क्योंकि वहां पे बताया जाता है तो गुलेरी काकी की बेटी मुनरी है ना, थोड़ा प्रेम चल रहा था दोनों में, गोधन में और मुनरी में, इसलिए दंडित उसको अधिकतर किए कि मेरे गांव में तुम्हें नहीं आना है, किसी से बात नहीं करना है, किसी से बोलना तक नहीं है, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा क्या हुआ मेरे भाई, अब तो सरकार तक ये बात पहुंच गई, मुखिया के पास इस बात को पहुंचा दिया गया कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो देखिएगा फिर लोगों ने पंचायत में तय किया कि अगर गोधन पंचलाइट जला दे तो उसका हुक्का पानी खोल दिया जाए। अब भाई साहब सभी लोग एकत्रित हुए, वहां पर मुखिया जी की भी उपस्थिति हुई और वहां पे इस बात का निर्णय लिया गया कि अगर गोधन आकर पंचलाइट जला देगा तो उसको जो दंड दिया गया है उस दंड से मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात हुक्का पानी खोल दिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा तब गोधन ने पंचलाइट जलाकर पंचायत की इज्जत बचा दी। तब भाई साहब सरदार के द्वारा बुलाया गया गोधन को, और गोधन आया और वो क्या किया, पंचलाइट को जला दिया और वहां पे उपस्थित सभी लोगों की इज्जत बचा दी। क्योंकि मेरे भाई जब कोई सामान होता है खरीद कर लाया जाता है या फिर कोई काम किया जाता है, जब वो चीज बिगड़ जाता है ना तो आसपास के लोग हंसी बहुत उड़ाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोधन आया और पंचलाइट जला दिया, पंचलाइट जलाकर पंचायत की इज्जत को बचा दिया, ठीक ना। तब सरकार ने उसे अपने पास बुलाकर कहा तुम्हारे 100 खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक ना। अब जो गांव के सरकार थी या फिर गांव के जो मुखिया थे उन्होंने अपने पास बुलाया, किसको, गोधन को बुलाया और कहा तुम्हारे 100 खून माफ, अर्थात तुमने अब तक जितनी गलतियां की है, ठीक ना, तुमने अब तक जितनी गलतियां की है, जितने अश्लील गाना गाए हैं, अब तक जो तुम्हें दंडित किया गया, अब सभी दंडों से मुक्त किया जाता है, सभी गलतियों को क्षमा किया जाता है। खूब गाओ सलीमा का गाना, अर्थात जो अभी तक हम लोगों को अश्लील गाना लग रहा था, अब तुम उस तरीके के गाने को गा सकते हो, अब तुम्हें कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक ना। गुलेरी काकी ने भी गोधन को उस रात भोजन पर निमंत्रित किया। अब मेरे भाई जो गुलेरी काकी महतो टोली की एक औरत है, उन्होंने क्या किया, गोधन को उस रात भोजन पर निमंत्रित किया जिस रात को मेरे भाई क्या किया था, गोधन पंचलाइट जलाया था, ठीक ना। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। जो एक कहानी लिखा गया है ना, किसके द्वारा लिखा गया, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा, आप सबको बताएं तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है, ठीक ना। तो मेरे भाई बस इतना ही आप सबको लिखना है, अगर आप सब इतना लिख देते हैं ना तो आप सबका 5 नंबर तैयार होने वाला है। अब देखिएगा इसको तैयार कैसे करना है, ठीक ना। तो मेरे भाई इसका जो छोटा तरीका है तैयार करने का, बस यहाँ पे समझिएगा, बस इतना ही आप सबको याद रखना है। यहाँ पे आप सबको पहला लाइन क्या बताए हैं कि ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है और ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। जब आप सबको इतना जानकारी रहेगा ना तो नाम लेते ही आपको उस पंक्ति की याद आ जाएगी कि इस पंक्ति में हमें लिखना क्या है। तो पहला लाइन क्या हो गया कि यह फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, चलिए ठीक है। उसके बाद से क्या है, और पंचलाइट का अर्थ की बात करें तो आप सबको बताए हैं कि गैस की लालटेन होता है, इसे पेट्रोमैक्स भी कहा जाता है। और अगली लाइन मेरे भाई आप सबको बताया कि एक गोधन लड़का था। अब आपको तुरंत पंक्ति याद आ जानी चाहिए कि गोधन लड़का था, वो कौन सा कांड किया था, अश्लील गाना गाया था, और अश्लील गाना गाने पर वहां के पंचायत के लोग ने उसका खाना पाना बंद कर दिया था, रहने से इंकार कर दिया था, एक दूसरे से बात करने से इंकार कर दिया था। जब आप एक बार 2 बार उस चीज को पढ़ेंगे मेरे भाई तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। आप किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बस आपको बस थोड़ा सा सहारा मिलेगा ना, गुलेरी काकी, बस आप तुरंत लिखेंगे गुलेरी काकी की बेटी मुनरी ने अपने सहेली के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाया कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई तैयार किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पंचलाइट कहानी को मेरे भाई पूरा रट लेंगे, बहादुर कहानी को रट लेंगे, 5-6 साहित्यिक पर्चे को रट लेंगे, तो ऐसा नहीं संभव है। साहित्यिक पर्चे आप याद करेंगे, ठीक ना। मान लीजिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लिए, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में लिखने का समय आएगा ना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म तिथि है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में लिख देंगे, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म तिथि
वासुदेव शरण अग्रवाल में लिख देंगे। इस तरीके से समस्या होती है, तो आप सबको इस तरीके की गलती मेरे भाई बिल्कुल मत करना है, ठीक ना। तो वहाँ पे क्या बताए, रेणु जी आप याद रखिएगा, और यहाँ पे गोधन लड़का, गुलरी काकी, मुनरी काकी और पंचायत के सरदार को तो समझ ही रहे हैं आप सब, वही मुखिया जो होते हैं गांव में प्रधान चुने जाते हैं, ठीक ना। तो मेरे भाई ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि पंचलाइट कहानी में क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है जिससे 80 शब्द में हो सके और उसके बाद से पूरा नंबर मिल सके, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में कहा जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 80 शब्द आप सब गिनकर लिखिएगा, ठीक ना। नहीं, आप सबको मेरे भाई लगभग 100 शब्दों में लिख देना है, क्योंकि आप जो कहानी लिख रहे हैं उस कहानी का कुछ मतलब तो निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोटा करके लगभग 50 शब्दों में लिख दिए और पढ़ने पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि गुलरी काकी कौन है, मुनरी कौन है और गोधन कौन है। कहानी को मेरे भाई कुछ अर्थ निकलना चाहिए उस कहानी का। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे बहादुर कहानी, मेरे भाई आप सबको पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, बस 2 ही कहानी तैयार करना है। और आप सब मेरे भाई IMP कर लीजिएगा, वेरी IMP कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको और कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, इसको ही लगभग उतना ही शब्दों में बताएंगे। अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। अब यहाँ पे मेरे भाई आप सबको ध्यान रखना है कि जो बहादुर कहानी लिखा गया है ना, वो अमरकांत जी द्वारा लिखित है, ठीक ना। और एक मध्यवर्गीय परिवार में, अर्थात कोई एक परिवार है, उस परिवार में बहादुर लड़का नौकर का काम करता है, उसके साथ जो व्यवहार किए गए, ठीक ना, उसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। और ये जो बहादुर है एक लड़के का नाम है। और आगे देखिएगा क्या हो रहा है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्षीय एक बालक है। अब जो बहादुर है ना, नेपाल का रहने वाला है और उसकी उम्र की बात करें तो 12 से 13 वर्ष है। आप सब सोच ही सकते हैं कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था कैसी रही होगी, ठीक ना। जो इस कहानी का नायक है और जो बहादुर लड़का है ना, इस कहानी का नायक है, क्योंकि इसी के नाम से ही ये कहानी लिखा गया है, ठीक ना। उसके बाद से जो अपनी माता पिता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर आता है। अब जो बहादुर लड़का है उसके माता पिता ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किए, ठीक ना, जिससे बहादुर को बुरा लगा और वो घर छोड़कर मेरे भाई शहर चला जाता है। अब देखिएगा किस तरीके से होता है, अगर आप माता पिता का साथ छोड़ रहे हैं तो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा ना, इस कहानी में मेरे भाई बहुत अच्छी से वर्णन किया गया है। बस समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे बता दिए कि बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है और बहादुर जो लड़का है वो मध्यवर्गीय परिवार में नौकर है, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया है, उस कहानी का वर्णन इस कहानी में देखने को मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद से बहादुर नेपाल का रहने वाला है, उसकी उम्र की बात करें 12 से 13 वर्ष है और वो अपना घर छोड़कर क्यों आया, क्योंकि अपने माता पिता के बातों से तंग आकर, अर्थात उनकी बातों को नहीं सहन कर सका और घर से शहर चला आता है, ठीक ना। और वहाँ निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। भाई साहब जब घर छोड़कर शहर चले आते हैं तो कुछ खाने पीने के लिए उन्हें कुछ काम करना होगा, तो निर्मला एक है और स्त्री उसी के घर क्या करती है, नौकर का काम करने लगते हैं, ठीक ना। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है। अब जो बहादुर लड़का है अपने घर के काम को नहीं कर सके, अपनी माता पिता की बातों को नहीं सहन कर सके और वो चले गए कि मेरे भाई अब माता पिता के पास नहीं रहना है, अब हम चले जाते हैं शहर में, वहीं पे कमाएंगे वहीं पे खाएंगे, ठीक ना। लेकिन देखिए क्या होता है, पहले तो बहादुर निर्मला के परिवार में अच्छी तरीके से सभी काम को करता था, ठीक ना। और निर्मला के परिवार पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन निर्मला के जो परिवार है ना, उसके माता पिता, उसके बेटे, पति, तो जितने लोग हैं मेरे भाई वो तो अच्छा व्यवहार करते हैं बहादुर के साथ, लेकिन कुछ ही समय तक करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद बहादुर से गाली गलौज भी करते हैं। अब देखिएगा मेरे भाई क्या हो रहा है। पहले तो बहादुर माता पिता की बातों को सहन नहीं कर सका, घर छोड़कर शहर चला आता है। वहाँ पे निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है और निर्मला के परिवार पहले उसे अच्छी से मानते थे कि ये अपने घर का लड़का है, ठीक ना। लेकिन जैसे कुछ समय बीत गया तो उसके साथ मारपीट गाली गलौज भी करते थे और जो निर्मला का पुत्र है ना, वो उसे सुअर का बच्चा तक भी बोल दिया, ठीक ना। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग बहादुर के साथ करने लगे, जिससे क्या किए मेरे भाई, बहादुर इस बात को सहन नहीं कर
सका और वो निर्मला का घर छोड़कर चला जाता है, ठीक ना। अब मेरे भाई जब इस तरीके से उसे मारपीट किया जाएगा, गाली गलौज भी किया जाएगा, उसको सुअर तक भी बोल दिया जाएगा, तो मेरे भाई उस बात को हो सकता है जब माता पिता की बातों को सहन नहीं कर पाया तो आप सबकी बातों को सहन कैसे कर पाएगा, ठीक ना। इसलिए क्या किया, वो निर्मला का घर छोड़कर चला जाता है। तभी निर्मला के पति दफ्तर से लौटकर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि बहादुर चला गया है। देखिएगा मेरे भाई, जब कोई ड्यूटी करने जाते हैं, जब वहां से लौटते हैं ना, तो बोला जाता है दफ्तर से लौट रहे हैं, ठीक ना। तो इन निर्मला के पति गए थे कहीं पे ड्यूटी करने के लिए, और वहां से जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें पता चला कि बहादुर घर को छोड़कर चला गया है, ठीक ना। तो उसके बाद से देखिएगा क्या हुआ मेरे भाई। तो बहादुर की उपयोगिता देखकर निर्मला के परिवार पश्चाताप करते हैं और घर का कार्य करने से घबराते हैं। अब मेरे भाई जब वो घर से छोड़कर चला गया है बहादुर, ठीक ना, तो अब क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि उसे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद से अब घर का कार्य निर्मला के परिवार को करना पड़ रहा है तो उससे घबराते हैं, ठीक ना। उसके बाद से देखिएगा, और मेरे भाई बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कोट कोट कर भरी थी। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि बहादुर में सहनशीलता अर्थात सहने की शक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी। मेरे भाई अगर आप सबको इतना ही जानकारी है कि उसके सहने की शक्ति है, अच्छा लड़का है, तो आप सब उसके साथ गलत व्यवहार क्यों किए, ठीक ना। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। इसीलिए मेरे भाई यह कहानी हमें प्रिय है, बस इतना आप सबको लिखना है। और ये कहानी बहुत ही मजेदार है। आप सबको मेरे भाई जब भी समय मिलेगा ना, तो बुक में आप सब इस कहानी को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे पूरा कहानी नहीं बताया गया है। अब 80 शब्दों में बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाता है, लगभग आप सबको 100 शब्दों में लिखना भी बता दिए, ठीक ना। अब एक एक शब्द गिनकर तो 80 शब्दों में लिखा नहीं जाएगा, तो लगभग 100 शब्दों में मेरे भाई आप सबको बताए हैं, ठीक ना। अगर आप सब इतना लिख देते हैं तो आप सब मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त करेंगे कहानी से, ठीक ना। और देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे भाई 40 से 50 शब्दों में लिख देंगे ना, तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो कहानी आप लिख रहे हैं उस कहानी का कोई अर्थ निकलना चाहिए, पढ़ने के बाद से कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक ना। वही मेरे भाई कहानी कहलाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे थ्योरी के जैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे आप लिख देंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आप सबको बताएं, और आप सबको ये भी बताएं कि जब भी समय मिलेगा इस कहानी को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आजकल जो चल रहा है, जो लोग अपने माता पिता की बातों को नहीं सहन कर पा रहे हैं ना, तो क्या होता है, दूसरे के पास जाते हैं, काम करते हैं, वहां पर भी उस तरीके की बातों को सहना पड़ता है। तो क्यों ना माता पिता की बातों को सहन करें, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई बहादुर कहानी लिखा गया था, और ये लड़का है जो कि 12-13 वर्ष है, वो इस कहानी का नायक है। तो आप सबको पंचलाइट कहानी का सारांश बताएं, बहादुर कहानी का सारांश बताएं। अगर मेरे भाई आप दोनों कहानी का सारांश तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको 10 नंबर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, नहीं मेरे भाई, 5 नंबर में पूछा जाता है और एक ही कहानी लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम में अथवा करके 2 से 3 कहानी देखने को मिलेगा, और उसमें से आप सभी को एक ही कहानी लिखना होगा, ठीक ना, और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब आप 2 कहानी तैयार किए रहेंगे तो कोई ना कोई एक कहानी देखने को मिल जाएगा। अगर आप पंचलाइट कहानी तैयार करके जाते हैं तो हो सकता है ना देखने को मिले, तो क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाई पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, दोनों कहानी को तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आप सबका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।